हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है ना। आज के क्लास में मंडी उपनिरीक्षक को टारगेट करते हुए कि आखिर मंडी उपनिरीक्षक में किस प्रकार के रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, उन सभी सवालों के ऊपर तो हम बात करेंगे। और ये जितने भी सवाल हैं ये ऐसे पैटर्न है जैसे आपके न्यू पैटर्न में जिस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं अभी के डेट में, बिल्कुल हूबहू ये सेम टू सेम वैसे सवाल आपका यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ पर आप देखोगे कि जैसा व्यापम ने पैटर्न अब बदला है, सेम टू सेम हम वही उसी प्रकार के हम क्या करेंगे, सवाल देखने वाले हैं। आखिर सवाल बनेगा भी तो ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा पहला सवाल ध्यान समझना कि भाई निम्न में से कौन कौन सा कथन सत्य है, चुनिए। बोला गया है कि साधारण वर्ष के महीने का युग्म को चुनिए जो स्वयं को दोहराता है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कैलेंडर अपने आप को दोहराता है ना। वर्ष अपने आप को दोहराता है और वर्ष के साथ साथ महीने भी अपने आप को दोहराता है। तो आपको इन विगुणों को चुनना है, उन जोड़ों को चुनना है जिस पर है ना कैलेंडर के दिन एक जैसे होंगे। मान लो 1 जनवरी को मंगलवार है तो वहां पर आपको अक्टूबर में भी हो सकता है कि 1 जनवरी को मंगलवार देखने को मिले और पूरे मंथ भर इसी प्रकार के सेम टू डेट क्या हो चलता रहे, है ना। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि भाई आखिर साधारण वर्ष क्या होता है। तो जो साधारण वर्ष होता है दोस्तों, याद रखना, साधारण वर्ष उस वर्ष को बोला जाता है ना, जो पूरे 300 कितने दिन का होता है, 65 दिन का, ये साधारण वर्ष होता है। याद रखना, है ना। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। और यदि मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में आपके पास टोटल कितने दिन होगा, तो हम कहेंगे भाई लीप वर्ष में 366 दिन का होता है हमारे पास ये लीप वर्ष। अब यहाँ पर सवाल है कि साधारण वर्ष की बात करें तो जो फरवरी का माह होता है ये आपके टोटल 28 दिन का देखने को मिलता है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी का जो माह होता है ये 28 के न होकर कितने का हो जाता है, 29 का हो जाता है। ये छोटे छोटे डेटा आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है। साधारण वर्ष हम उस वर्ष को कहेंगे जिसमें टोटल 365 दिन होंगे, मतलब फरवरी का माह 29 का ना होकर कितने का होगा, 28 का होगा। यदि मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होता है और लीप वर्ष में फरवरी का जो माह होता है वो 28 का ना होकर कितने का हो जाता है, 29 का हो जाता है। और ऐसा हमेशा 4 साल बाद होता है ना, 4 साल के अंतराल में आपको लीप वर्ष देखने को मिलेगा। लीप वर्ष का और सिंपल थ्योरम यह होता है कि जो वर्ष 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। तो शुरू के 3 वर्ष आपके क्या होंगे, फरवरी का माह 28 का दिन होगा, लेकिन चौथे साल जो फरवरी का महीना होगा वो 28 का ना होकर 29 का हो जाएगा। इसलिए 365 दिन के बजाय कितना दिन हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। अब मेन सवाल यह है कि कैलेंडर अपने आप को दोहराता कब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैलेंडर तभी दोहराएगा जब हम ये कहें कि शेष दिनों की संख्या 0 हो जाए या 0 हो जाए, तब कैलेंडर अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। और हम देखेंगे कि यहाँ से मान लो इस प्रकार के सवाल बने तो आपसे वो सवाल छूटने नहीं चाहिए। इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे भी। तो ध्यान देना, मैं कुछ कैलेंडर के लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जनवरी, पूरे चीज को एक साथ समझ लेंगे। जनवरी में यदि मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो शेष दिन की संख्या कितना होगा, 3। अब ये शेष दिन आया कितना है भाई, तो हमको पता है कि जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का महीना होता है और इसको हमेशा 7 से भाग देना है। तो आप कहोगे 7 चौके 28, बचेगा कितना आपके पास, तो आप कहोगे भाई 3। यदि महीना 30 का है और इसको यदि मैं 7 से भाग देता हूं तो आप देख पाओगे कि 7 चौक 28, बचेगा कितना शेष हमारे पास, 2 बच जाएगा। और यदि महीना मान लो 28 का है तो 28 का फरवरी में होता है, क्योंकि ये साधारण वर्ष की बात है। तो 7 चौक 28 और 28 में से 28 घटेगा तो 0। तो ये 3 कंडीशन हम देखने वाले हैं, है ना। क्योंकि साधारण वर्ष है तो आपको 29 देखने को तो मिलेगा नहीं, इसलिए 3 मंथ में, जो भी मंथ में 31 का दिन हो सकता है, एक मंथ में, किसी मंथ में 30 का दिन हो सकता है और किसी में आपके 28 का हो सकता है। और इन्हीं चीजों को हम बेस मानकर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जनवरी 31 दिन का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो शेष दिन कितना बचेगा, मैंने कहा 3। उसके बाद साधारण वर्ष में यदि मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी में 28 दिन होगा, तो शेष दिन की संख्या कितना हो जाएगा, आप कहोगे भाई 0। फरवरी के बाद पड़ता है आपके पास मार्च। यदि मार्च की हम बात करें तो मार्च में फिर 31 का और बचेगा कितना, शेष 3। उसी प्रकार अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 30 का होता है और 30 को 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, आप कहोगे शेष दिन 2। अप्रैल के बाद आता है आपके पास मई। मई की यदि हम बात करें तो मई में आप देख पाओगे कि यहाँ पर 31 का होता है तो बचेगा 3। मई के बाद आ जाएगा भैया आपके पास जून। जून 30 का होता है तो बचेगा 2। उसके बाद आ जाएगा आपके पास जुलाई।
जुलाई में 31 का होता है तो बच जाएगा 3। अगस्त की यदि मैं बात करूं तो अगस्त भी आपके पास 31 का होता है तो बच जाएगा आपके पास शेष 3। अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर होता है 30 का तो बच जाएगा 2। उसके बाद यदि हम बात करें सितंबर के बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर होता है आपके पास 31 तक तो बच जाएगा 3। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर होता है भी आपके पास 30 का तो बच जाएगा 2। और एक होता है हमारे पास दिसंबर, और दिसंबर 31 का होता है तो बच जाएगा 3। मैं जो जो डेटा है उन सभी डेटा को लिख दिया। 12 माह का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान देना। पहला कथन हमारा, क्या जनवरी का मंथ का कैलेंडर सेम टू सेम अक्टूबर के कैलेंडर जैसा होगा, अक्टूबर माह के? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना। हम जनवरी से कहां चल रहे हैं, तो मैंने कहा जनवरी से मुझे काउंट करना है कहां तक, अक्टूबर तक। ध्यान देना भाई, पहला वाला कथन हमारे पास जे चालू हो गया है। तो आप कहोगे जनवरी में शेष दिन कितने, तो मैंने कहा जनवरी में शेष दिन 3। जनवरी के बाद फरवरी का 0, उसके बाद मार्च का 3, उसके बाद अक्टूबर का 2, मार्च के बाद अप्रैल का 2, उसके बाद मार्च का फिर मार्च कहता हूं मई का 3, है ना। उसके बाद मई के बाद जून का 2, उसके बाद जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का 2। उसके बाद क्या लग जाएगा, अक्टूबर। अब हम टोटल सम करने की कोशिश करेंगे। 3 3 6 2 8 3 11, 11 और 2 कितना हो गया, तो 11 और 2 हो जाएगा हमारे पास 13, 3 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया दोस्तों 21। और 21 को 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा, तो शेष कितना बच गया 0। इसका मतलब मैं समझ गया कि जैसा जनवरी का कैलेंडर होगा वैसे ही आपके पास अक्टूबर का कैलेंडर होगा। मतलब जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर के युग्म जो होंगे वो एक जैसे होंगे। क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं अप्रैल और जुलाई। तो अप्रैल से काउंट करेंगे कहां तक, जुलाई तक। ध्यान समझना, अप्रैल टू कहां तक, तो मैंने कहा अप्रैल टू जुलाई तक। ध्यान समझना। अब अप्रैल, अप्रैल में हम देखेंगे शेष कितना बच गया, आप कहोगे 2। अप्रैल के बाद क्या पड़ेगा, मई, मई का 3। मई के बाद क्या पड़ेगा, तो जून का हम फिर लिख देंगे 2। उसके बाद क्या पड़ जाएगा, हमको तो जुलाई का चाहिए तो हम इतने को जोड़कर देख लेंगे। 2 3 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बच गया 0, है ना। अतः हम कह सकते हैं अप्रैल और जुलाई का जो मंथ का जो कैलेंडर होगा ये दोनों एक जैसे होंगे। आपको कहां तक चलना है, अप्रैल से जुलाई तक बोला गया तो अप्रैल मई और जून। जुलाई तो होना ही है तो जुलाई को पूरा काउंट नहीं करना है। क्लियर है। हम 3 मंथ ही काउंट करेंगे, कौन कौन सा, अप्रैल और जून को काउंट करेंगे तो हमको जुलाई का मिल जाएगा। क्लियर है भाई। अब हम बात करते हैं सितंबर से दिसंबर। ध्यान समझना, ये सितंबर से मुझे कहां तक दिसंबर, तो मैं 3 मंथ को काउंट करूंगा, है ना। सितंबर का 2, उसके बाद अक्टूबर का 3 और उसके बाद नवंबर का 2। टोटल जोड़ने पर कितना हो गया, तो 7, और 7 को 7 से भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 0। मतलब मैं कह सकता हूं कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर भी एक जैसे होने वाला है। यदि मैं जून और अगस्त की बात करूं तो जून और अगस्त, है ना, तो केवल उसके बीच में हमारे पास 2 मंथ बचेगा, 2 और 3, है ना, जून और जुलाई का। तो 2 और 3 को जोड़ने पर कितना हो गया, मैंने कहा 5, और 5 को 7 से भाग देने पर 0 नहीं आएगा। अतः एम वाला जो कथन होगा ये युग्म जो होगा हमारा क्या है, गलत है। तो हमने देखे कि हमारे 3 युग्म सही है, जे वाला, के वाला और एल वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे, के और एल। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होना है। ऐसे आपको क्या करना है, एक एक चीज को आपको जानना है, तब जाकर आपसे हर एक सवाल बनेगा भाई। क्लियर है। आगे बढ़ना, हम क्या देखें यहाँ पर, कैलेंडर अपने आप को दोहराएगा कब, यदि मान लो मुझे बोल दिया जाए जनवरी टू अक्टूबर, तो जनवरी से मैं अक्टूबर के पहले वाले मंथ को क्या कर लूंगा, जोड़ लिया। जैसे मैं जनवरी से अक्टूबर तक बोला गया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, इन 4 माह जो भी माह इनको जोड़ने पर 21 और 21 को 7 से भाग देने पर कितना आ गया 0। अतः वो दोहराएंगे। उसी प्रकार अप्रैल से जुलाई की बात करेंगे तो अप्रैल, मई और जून, उसके बाद तो जुलाई लगना ही है तो हम तीनों मंथ को जोड़ेंगे, 2 3 5 5 2 7 को 7 से भाग देता आगे 0, तो ये भी दोहराएगा। उसी प्रकार हम निकाले हैं सितंबर टू दिसंबर, तो सितंबर में सितंबर को काउंट करेंगे, अक्टूबर को काउंट करेंगे और नवंबर को। तो टोटल कितना हो गया 7, और 7 को 7 से भाग देंगे 0। यहाँ पर था जून और अगस्त। अब जून से अगस्त तक के बीच देखेंगे तो हम जून को काउंट करेंगे और जुलाई को, अगस्त को तो काउंट कर नहीं सकते क्योंकि शुरुआत तो अगस्त से होना है। कंप्लीट हो जाता तब हम आगे बढ़ते, कंप्लीट नहीं हो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो युग्म होगा हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आए भी सबको समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट डेटा, फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है चुनकर आपको बताना था। ऐसे आपको रीजनिंग में भी फिजिक्स का सवाल बार बार पूछे जा रहा है तो आपको इनसे दूर नहीं रहना है।
क्या बोला गया, परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों पर मुख्य रूप से बल लगता है। अब मान लो हमारे पास ये नाभिक है ना, नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना गति करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, गति करेंगे, है ना। तो जो गति होता है इलेक्ट्रॉन के चारों नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों की जो गति, तो इस गति का कारण क्या है, किस बल के कारण ये क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये पूछा गया है। तो हम कहेंगे भाई, तो ये तो होता क्या है कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया विद्युत बल के कारण होता है। पहला हमारा डाटा है कि भाई विद्युत बल के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के, है ना, चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे वाला, स्थिर वैद्युत बल। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया है कि भाई मान लो हम जानते किसी बिंदु के या केंद्र के चारों ओर मान लो वृत्तीय पथ में गति करे तो वहां पर एक बल काम करता है जिसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आखिर, है ना, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों की गति अभिकेंद्री बल को भी क्या करता है, दर्शाता है। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल नहीं होता भाई, ये केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति अंदर की ओर लगने वाला बल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि उत्प्लावन बल की बल का बात करें तो उत्प्लावन जो बल होता है ये भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसा कि सवाल बोला गया है तो यहाँ पर अभिकेंद्री बल से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास डेटा आ जाता है। जैसे हमारे पास पहले डेटा की मैं बात करूं तो आप कहोगे सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब पृथ्वी की गति किस कारण से होता है भाई, तो इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ना। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं दूसरा कि भाई पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो हम गति करता है इसका कारण भी क्या होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिर हम देखते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति है ये क्या होता है, तो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत बल, या इसी को हम बोल सकते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल, है ना। तो ये कारण क्या है भाई, तो इसका कारण यही है कि भाई ये तो मान लो इस प्रकार से बिंदु आपको और पूछे जाए निकट भविष्य में, तो आप पहले से क्या रहना है, प्रिपेयर रहना कि मान लो इन चीजों के कारण भाई क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल के कारण क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, चुनिए बोला गया है। काफी इस प्रकार के सवाल का ट्रेंड काफी चल रहा है आज के डेट में। मैक्सिमम एग्जामों में हमको लगभग पूरे सवाल जो होते हैं 80 से 90% सवाल लगभग इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, खाली कथन पूछे जा रहे हैं। तो हमको अभी से क्या रहना, प्रिपेयर रहना भाई। ध्यान समझना, एफ बोला गया है, एफ जो है यू का ग्रैंडसन है, मतलब पोता या नाती है। एम जो है एफ की माता है। एम का विवाह पी के साथ हुआ है, पी जी का पुत्र है, जी का विवाह के साथ हुआ है तब। ये हमारे पास 4 कथन दिया गया है और उस प्रश्न को पढ़ते हुए इन कथनों को क्या करना है, आपको बनाना है भाई, उसका सही जवाब देना है। तो हम जो भी दिया गया है लिख लेते हैं कि एफ जो है यू का, है ना, यू का क्या है, ग्रैंडसन है। तो यू कहीं ना कहीं दादा होगा भाई, यू कौन होगा, ग्रैंडसन है ना, पोता या नाती है। तो हम लिख देते हैं यू। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, कौन है, लेकिन किसका है ये, एफ का क्या है, ग्रैंडसन है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये पोता है। क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एफ, एम जो है एफ की माता है, एम जो है एफ की माता है। एफ की माता, अब माता बना देंगे, कौन है, एफ की माता है एम, आपको याद रहनी चाहिए। और एम का विवाह हुआ है पी से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर भाई, चलो एम का विवाह हुआ होगा किसके साथ, पी के साथ हुआ होगा। लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है अभी यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पी जी का पुत्र है, पी जो है किसका पुत्र है, पी जो है ये जी का पुत्र है। ये पुत्र है मतलब ये कहीं ना कहीं मेल है, क्योंकि यहाँ पर पता चल गया है ना भाई कि एम का विवाह किसके साथ हुआ है, पी के साथ हुआ है, और पी जो है वो जी का पुत्र है। तो इनके पिता कौन होंगे, तो हम कहेंगे जी, है ना। और जी का विवाह के साथ हुआ है, जी का विवाह किसके साथ हुआ है, के। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये आपके पास ये पिता है, अब क्लियर हो गया, और ये माता है, ये भी क्लियर हो गया।
ठीक है। और इनका पुत्र कौन है? एफ है, ध्यान समझना है ना, ये पुत्र है इसका, कौन है? पुत्र है, ठीक है। फिर बोला गया है, बाकी इतना ही है। अब बोला गया है कि एम के का बहू है। के का बहू क्या एम होगा? बिल्कुल भाई, ये लड़की है, ये मान लो चाहे ये है ना उसके सास हो या उसका ससुर हो, लेकिन हम दोनों के संदर्भ में कह सकते हैं कि एम जो है के क्या है? बहू तो होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जे वाला कथन जो होगा दोस्तों एकदम मेरा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया है पी जो है यू का दादा है। अब पी जो है यू का दादा कैसे होगा भाई, है ना? यदि मैं कहूं कि मान लो यू का ग्रैंड सन मतलब पोता जो है पी का पुत्र है, तो उसका दादा कैसे होगा? यू का दादा कैसे हो सकता है? तो ये वाला के वाला कथन क्या हो जाएगा हमारा? एकदम गलत हो जाएगा। यू का पुत्र जी है, यू का पुत्र जी है बोला गया है, तो यहाँ पर हम एकदम कंफर्म नहीं कर सकते कि इनमें से, है ना। अब देखो माता के भी पुत्र होता है और पिता के भी पुत्र होता है, तो जी और के हमारे हमको क्या उनके है ना कौन पिता है कौन माता है इसके बारे में अभी हमको पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते एकदम पुत्र ही होगा। तो एल वाला कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर बोला गया है के पुत्र है यू का, के जो है पुत्र है यू का, अभी भी यहाँ कंफर्म नहीं है, तो एम वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। जब तक इनका लिंग हमको पता ना चले, इनमें से पुरुष कौन है महिला कौन है, हम एकदम स्थायी रूप से नहीं बता सकते कि यही इसका पुत्र है या यही इसके, है ना, जो भी इस बहू है, ऐसा है ना भाई। तो हम एकदम कंफर्म रूप से नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो तीनों कथन है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा? एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल बनेंगे जिनको आपको ध्यान से क्या करना है? रीड करके बनाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। फिर बोला गया कथन दिया गया स्टेटमेंट कोई बच्चे मतदाता नहीं। ये हमारे पास कथन है कि भाई सिंपल कथन ये है कि कोई बच्चे मतदाता नहीं। कथन सार्वभौमिक होता है और आपको मानना है जैसा बोला गया है ना। कथन में स्पष्ट बोला गया है कि कोई भी बच्चे क्या है? मतदाता नहीं है। निष्कर्ष है कि सभी प्रौढ़ मतदाता है। बिल्कुल भाई, यदि बच्चे मतदाता नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रौढ़ तो मतदाता होंगे ही, है ना। कोई मतदाता बच्चे नहीं है, ये भी सही है ना। कोई मतदाता बच्चे नहीं है, तो हमारे पास निष्कर्ष पहला भी सही है और निष्कर्ष दूसरा भी हमारा क्या है? यहाँ पर एकदम करेक्ट है। क्योंकि यदि मुझे ये बोल दिया गया कि बच्चे मतदाता नहीं हो सकते, तो ये बच्चे मतदाता नहीं होंगे, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जब बच्चे मतदाता नहीं है, इसका मतलब जो बच्चे नहीं होंगे वो तो मतदाता होंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि हमारे पास पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा और इन सवालों के लिए पहले से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। फिर ये हमारे चैनल द्वारा सीजी मैपोलॉजी, याद रखना है ना, ये हमारे चैनल है सीजी मैपोलॉजी, सीजी मैपोलॉजी द्वारा, है ना। यदि आप मंडी उप निरीक्षक के संपूर्ण कोर्स है ना परचेस करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस मात्र 749 रुपए रखा गया है, जिसमें आपको बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड डेटा देखने को मिलेगा, पैटर्न वाइज आपको जितने भी क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। साथ में आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग यदि आप केवल स्पेशल क्लास परचेस करना चाहते हैं जो टोटल आपके नए पैटर्न पर आधारित होंगे, तो ये मात्र 449 रुपए के प्राइस पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर देखिएगा ध्यान से। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याओं के दिए गए समूह में संबंधित है, ये बोला गया है। अब हमको जब इस प्रकार के सवाल मिल जाता है तो पहला सवाल ये होता है कि पहले इनके बीच संबंध, है ना। पहला जो डेटा दिया गया है, जैसे यहाँ पर 9, 28, 85 दिया गया है, जैसा रिलेशन इसके बीच होगा संबंध, वैसे इनमें से कौन कौन से कथन है इनके बीच सेम रिलेशन है, ये पूछा गया है हमको। तो हम कहेंगे यदि हमारे पास है 9, 28 और क्या दिया है भाई? 85 दे रखा है ना, 85 दे रखा है, तो मैं सिंपल कैलकुलेट करना चाहूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखना आप, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर किया गया है कि भाई 9 का गुणा 3 के साथ किया गया है और एक जोड़ दिया गया है। तो आप देखो 9 तिया 27, 27 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे भाई 28 हो जाएगा। उसी प्रकार 28 के साथ भी किया गया है, 28 का गुणा 3 के साथ किया गया है प्लस 1 किया गया है, तो 28 तिया होता है 84 और 84 में एक जोड़ने पर कितना हो गया? 85। आए समझ में? तो ऐसे ही आपके पास सेम पैटर्न पर फॉलो करना चाहिए। तो हम पहला देखेंगे, पहला वाले यदि जे कथन की बात करें दोस्तों, तो आप कहोगे कि भाई 7 का गुणा 3 के साथ प्लस 1 करने पर 22 आना चाहिए, तो आप कहोगे 7 से 21, 21 और 1 को जोड़ने पर हो गया कितना? 22। ठीक है, यहाँ पर 22 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम 22 का गुणा 3 के साथ कर देंगे, 22 गुणा 3 प्लस 1, 22 दिया होता है 66 और 66 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 67। मतलब मैं कह सकता हूं कि जे वाला जो कथन है दिए हुए ऊपर के पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेम टू सेम फॉलो कर रहा है। अब हम आ जाते हैं के वाले कथन पर। के वाले की यदि हम बात करें तो सेम आपको क्या करना है, अप्रोच लगाना है। के वाले कथन की यदि हम बात करें, ध्यान समझना, यहाँ पर दिया गया है 11 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे, 11 तिया 33 और 1, तो आप कहोगे 11 तिया 33 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा भाई 34, ये तो ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरा वाला, 34 गुणी 3 कर देंगे, है ना, और प्लस 1, तो 34 दिया होता है 102, 102 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए था, 103 होना चाहिए था, तो ये वाला गलत हो गया। तो हम कहेंगे कि के वाला जो कथन है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले डेटा में आते हैं तो हम देखेंगे कि भाई 14 गुणा 3 करना है प्लस 1, तो 14 तिया कितना होता है, आप कहोगे 42, 42 और 1 को जोड़ने पर होना चाहिए था 43, यहाँ पर है 52, इसलिए एल वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम गलत हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट एम वाला कथन बच गया है। एम वाला कथन को ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 20 दिया गया है, 20 में गुणा 3 का करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, तो आप कहोगे 20 दिया 60 और 60 में 1 जोड़ने पर हो जाएगा भाई 61, 61 है क्या, सेकंड नंबर में है। उसके बाद क्या करेंगे, 61 का गुणा 3 के साथ करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो 61 तिया कितना होता है, तो आप कहोगे 183, 183 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। मतलब एम वाला कथन भी हमारा क्या है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। तो यदि हम देखें ध्यान से तो इन 4 कथनों में जो ऊपर वाले दिए हुए अंक है उसका रिलेशन केवल 2 ही हमारे कथन बता पाए, कौन सा, एक तो जे वाला और दूसरा एम वाला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल जे और एम। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल करना पड़ेगा ढेर सारे, तब जाकर आप एग्जाम में फ्री माइंड से क्या करोगे, बिल्कुल लॉजिक लगेगा, बनने लगेगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप स्कोर कर पाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर नेक्स्ट डेटा, दिए गए चित्र के संदर्भ में सही कथन को हमको क्या करना था, चुन करके बताना था। यहाँ पर 4 कथन दिया गए हैं और चित्र को आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है, काउंट करना है और उसके बाद इन 4 कथनों का क्या देना है, आपको जवाब देना है। सबसे पहले दिया गया है कि भाई त्रिभुज की संख्या 16 है। हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पर हम यदि त्रिभुज काउंट करेंगे तो आप देखोगे कितने त्रिभुज होते हैं। तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले देख लेते हैं ये एक त्रिभुज, ध्यान समझना, फिर उसके बाद ये 2 त्रिभुज और ये हमारे पास 3 त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो त्रिभुज को छोड़ना नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, है ना। जैसे कि यदि मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार से डायग्राम आ जाता है ऐसे, और मान लो इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 और 3, टोटल जोड़ने पर कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन वाले जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो इसका बेस क्या है, तो आप देख पा रहे हैं इसका बेस ये वाला लाइन है। मतलब मैं कहूंगा कि यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक ये 2, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। मतलब मैं ये कहूं कि यहाँ पर टोटल कितने बने हैं, तो आप कहोगे 6 तो बनेंगे ही। कितने बन जाएंगे भाई, तो आप कहोगे 6 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 6 त्रिभुज। ध्यान समझना, 6 त्रिभुज ऐसे बन गया। क्लियर है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, इसको बेस मानकर चलूं और ऐसे देखूं तो ये 1 और 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 और हो जाएगा भाई, चलो 3 और हो गया। क्लियर है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 और ये 2, तो ये कितने हो गए, टोटल आपके पास 3 और हो जाएंगे। उसी प्रकार ऐसे देखा जाए तो ये 1 और ये टोटल आपके पास 2, है ना, 2, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा त्रिभुज और बताना है कि त्रिभुज की संख्या पर और कौन कौन से हैं। तो हम कहेंगे अब हमारे पास त्रिभुज बच गया तो एक बड़ा वाला बच जाएगा, है ना, बाकी तो काउंट हो गया ये वाला, है ना। ऐसे यहाँ पर त्रिभुज में कितने होने चाहिए, 16 से ज्यादा होने चाहिए क्या, एक बार और काउंट कर लेते हैं। इतना तो समझ आ गया होगा, मैं एकदम फास्ट नहीं, एकदम धीरे धीरे स्लो स्लो करते हैं। इधर से कर लेते हैं भाई, ध्यान समझना, ये एक त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज, टोटल कितने हो गए, इस लाइन के इस साइड हमारे पास पूरा काउंट होकर 3 त्रिभुज आ गया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये भी हमारे पास एक बेस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 और ये 2, 3 और हो जाएंगे, टोटल 6 तो यहीं पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो 1 2 और ये 3 कितना हो जाएंगे, 6 और हो जाएंगे। ठीक, यदि ये हमारा बेस है तो आप कहोगे 1 और ये 2 होगा भाई,
है ना, क्योंकि ये भी हमारे पास 1 2 और ये हमारे पास कितना हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या यदि हम देखें 6 6 12 ज्यादा हो रहा है ना, त्रिभुजों की संख्या ज्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे त्रिभुजों की संख्या 16 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। सरल रेखा की संख्या 10 है बोला गया है। अब सरल रेखा को काउंट करते हैं तो आप कहोगे यहां से यहां तक एक सरल रेखा, ध्यान समझना, ये 2 सरल रेखा, ये 3 सरल रेखा, ये आपके पास पूरा 4 सरल रेखा। ठीक है, ये हमारा 5 सरल रेखा, ये 6 सरल रेखा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7 सरल रेखा, ये 8 सरल रेखा, ये 9 सरल रेखा, और ये हो जाएगा हमारा 10 सरल रेखा। मतलब एकदम करेक्ट है, सरल रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। चतुर्भुज की संख्या 5 है बोला गया है। अब यहाँ पर यदि इसको मिटाकर बताता हूँ कि चतुर्भुज, चलो ऐसे चलने देते हैं, चतुर्भुज कितने बनेंगे, तो आप देख पाओगे कि इस डायग्राम में चतुर्भुज की यदि हम बात करें तो एक चतुर्भुज ये हो जाएगा आपके लिए, ये एक चतुर्भुज जिसके 4 भुजा हो वो क्या होगा, चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज बन गया भाई। क्लियर है। उसी प्रकार यदि हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहां से यहां तक ये 2 चतुर्भुज बन जाएगा, ये 2 चतुर्भुज, और ये बीच वाला हमारे लिए 3 चतुर्भुज ऐसे हो गया। चतुर्भुज के बाद हम बात करें तो ये वाला हमारे पास यहां से यहां तक ये हमारे पास 4 चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज कहीं पर, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास 5वां चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुजों की संख्या कितना होगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर चतुर्भुजों की संख्या 5 है ना। और एक यहां से भी बनेगा, एक चतुर्भुज ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये 5 और एक 6 चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, एल वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचभुजों की संख्या 2 है। पंचभुजों की संख्या 2 है, कहां कहां पंचभुज बनेगा भाई, तो अब हम काउंट करेंगे पंचभुज, ध्यान समझना। पंचभुज की बात करो जिसके 5 भुजा हो तो ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, और ये 5 भुजा, एक बन गया। उसके अतिरिक्त और कहीं पर ये एक बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये 2 बन गया। और कहीं पर, और कहीं पर हमारे पंचभुज बनने के चांसेस है ना, हमारे पास 2 ही पंचभुज है। मतलब ये एम वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एम वाला कथन भी हमारे सही हो जाएगा। तो हमारे केवल 2 ही कथन सही हुआ है, एक तो के और एक एम, है ना। के और एम, यहाँ पर कुछ चेंजेस करना था हमको, है ना, के और एम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, सी वाला जो ऑप्शन होता दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, लिख लेना है ना भाई। क्या हो जाता, सी वाला जो ऑप्शन होता ये हमारा क्या होता, एकदम करेक्ट आंसर होता। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे और ऐसे आपको बहुत सारे सवालों को करना है। क्लियर है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि निम्न में से कौन कौन सा कथन सत्य है, उसको आपको क्या करना है, चुनकर बताना है। ध्यान समझना, 5 डिब्बों पर 1 2 3 4 5 अंकित है और वे अलग अलग वजन के है बोला गया है ना। सभी का वजन माप कैसा है, अलग अलग है। डिब्बा, एक डिब्बा 5 से भारी है ना। अब जो डिब्बा 1 है, ठीक है, डिब्बा 1 जो है ये 5 से क्या है, भारी है बोला गया, तो मैं 5 के ऊपर लिख दिया, ध्यान समझना, है ना। फिर बोला गया है लेकिन डिब्बा 3 से हल्का है, कौन, 1, तो 3 के नीचे आ जाएगा भाई 1। क्लियर है। फिर बोला गया डिब्बा 4 जो है, डिब्बा 3 से भारी, 3 से भारी कौन है, 4। ठीक है, लेकिन डिब्बा 2 से हल्का, तो 2 जो होगा ये सबसे ऊपर हो जाएगा। तो ये क्रम होना चाहिए हमारे पास डिब्बों का भाई, ध्यान समझना, यदि ऐसा आपको बोला जाए तो। अब आप देख पाओगे कि सबसे भारी डिब्बा 2 है, सबसे भारी डिब्बा यही होगा भाई, ऊपर वाला। तो हमारा क्या, जे वाला कथन जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे हल्का डिब्बा 3 है, सबसे हल्का डिब्बा 5 है भाई, 3 नहीं है, तो ये के वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बीच का डिब्बा 3 है, बीचों बीच कौन सा डिब्बा पड़ा है, तो हम कहेंगे बीचों बीच का जो डिब्बा है ये 3 है। तो आपके पास एल वाला कथन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिब्बे का बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे छोटे से मतलब बड़े, तो 5 के बाद कौन पड़ेगा, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, और सबसे बड़ा होगा आपके पास 2। तो 5 1 3 4 2, एम वाला कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यदि हम अरेंज करने के बाद देखें तो हमारे 3 कथन है जो सही हो गए हैं। एक तो जे, एल और एम, कहां पर है ऑप्शन, जे, एल और एम। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको ढेर सारे सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम में कुछ बेहतर कर पाओगे। क्लियर है, तो आया होगा सबको समझ में, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। धन्यवाद।